बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ। जो मुल्की पॉलिटिक्स है उसमें जो पॉलिटिक्स का भी असर होता है, लेकिन इस वक्त देख रहे हैं कि जो सिनेरियो जियो पॉलिटिक्स का आलमी सतह पे बदल रहा है उसमें पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे जो बेहतरी आनी चाहिए वो नहीं हो रही। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब आपको स्क्रीन पे बड़े दावे वादे करते हुए नजर आते हैं। फौज की जो कामयाबियां हैं उस पर हम डंके ज़रूर बजा रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पे क्या मामलात हैं? ऐसा क्या हो गया है कि आज़ाद कश्मीर में भी आपको तब्दीलियां करनी पड़ी, और ऐसा क्या हो गया कि बलूचिस्तान में भी तब्दीली का डंका बज चुका है? इस वक्त मसाइल कुछ ऐसे हैं कि जब केपी में इस वक्त सुहेल आफरीदी की पहली दबंग एंट्री थी और उसकी दबंग एंट्री के बाद इस वक्त जब उमर अयूब की जो सीट है वो खाली होती है तो ज़िमनी इंतखाबात का दौरा होता है, और फिर वही एक पीटीआई का अंदाज जो उन्होंने अपनाया है। कहा जाता है कि मुज़ाहिमत की सियासत उनसे पहले वाले अमीन अली गंडापुर नहीं कर रहे थे, तो जनाब सुहेल आफरीदी को आप लेके आ गए। उनकी वो सियासत जो है वो मुज़ाहिमत की सियासत होगी। लेकिन ये मुज़ाहिमत की सियासत कैसी है कि जो आप एक सीट पे, वज़ीर आला की सीट पे तो बैठे हैं, लेकिन बात आप ऐसे करते हैं कि जैसे किसी पार्टी के लीडर को आप शो कर रहे हो। एक वज़ीर आज़म की, वज़ीर आला की कुर्सी में और एक पार्टी रहनुमा में बहुत फ़र्क होता है। शायद यही वजह है कि पीटीआई को अपनी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही। कहने को तो पीटीआई अपने तौर से बहुत अच्छा काम अपने तौर से कर रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की सतह पे देखा जाए और केपी की सूरत हाल देखी जाए, क्योंकि इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स के मसाइल हैं वो केपी पे ही असर हो के पूरे पाकिस्तान पे असरअंदाज हो सकते हैं। इन हालात में किसी भी तरह की मुज़ाहिमत काबिल कबूल नहीं हो सकती। यहाँ पे ये कहना चाहिए कि पीटीआई की सियासत को ये भी सोचना पड़ेगा कि जो वो मुज़ाहिमत की सियासत कर रही है कि क्या वो पीटीआई के लिए, अपने लिए तो नुकसानदेह नहीं है। दूसरा जो टॉपिक आज के प्रोग्राम में हम लेके आएंगे, ख़वातीन पे जो तशद्दुद की बात है और ख़ासतौर पे सियासी महाज में, चाहे वो आप इल्ज़ाम तराशियाँ हों या कुछ और चीज़, ये रवैया हम कब ख़त्म करेंगे? ये अभी का नहीं है, ये पहले भी हम पाकिस्तान की तारीख में देख चुके हैं। वो कहते हैं ना जनाब स्क्रिप्ट रिपीट होता है तो वापस से वो स्क्रिप्ट रिपीट होकर ड्रामा हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं जब आप अपने माजी से सबक सीखें। क्या सियासत इतनी बालातर हो गई है कि हम सियासत में ख़वातीन के ऊपर, उनके दामन पे इल्ज़ाम तराशियाँ करें, दाग लगाएं और जनाब घसीट के किसी भी तरह पार्टी के इमेज को गिराने के लिए इसकी मज़मूम कोशिश करें? ये पहले भी हो चुका है, किसके साथ हो चुका है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये है कि अफसोस एक खातून की ऐसे में होता है कि रवैया तर्क कर देना चाहिए। बात करते हैं कुछ मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मेराज सिद्दीकी साहब। आप माहिर तालीम है और तज़किया से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है रज़ाक बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, से प्रोग्राम में आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे रज़ाक बाजवा साहब। जो मामलात हैं इस वक्त पीटीआई के, आपने सुहेल आफरीदी साहब का बयान सुना। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब इनका रवैया इंतज़ामिया और वोटर दोनों के लिए बड़ा ख़तरनाक है, और वहाँ पे जनाब फ़ौज को भी तलब कर लिया गया इंतज़ामी अमूर को देखने के लिए। उन्होंने कहा है कि जनाब धांधली नहीं होगी, हम नहीं होने देंगे। तो ये तो बिल्कुल एक सही बात है कि नहीं होनी चाहिए, वो एक वज़ीर आला है, उसको एक कहना चाहिए। लेकिन आप कहाँ समझते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब का रवैया कहाँ ख़राब हुआ या कहाँ उनकी गलती हुई है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल आफरीदी साहब जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, इमरान खान साहब ने वहाँ पे केपीके में तब्दीली ला करके, यही तब्दीली थी उनकी कि 4 सीएम उन्होंने चेंज कर दिए। पहला उनके पास वो थे गंडापुर साहब थे, उनसे पहले महमूद साहब थे, उससे पहले खटक साहब थे। तो देखिए केपीके में कोई तब्दीली तो नहीं आ सकी। चलें अब बात आ जाती है सुहेल आफरीदी की धमकी पर। अब देखें कि सुहेल आफरीदी, एक तो मैं समझता हूँ कि उम्र के उस हिस्से में भी वो नहीं है जिस उम्र में इतनी बड़ी एक किसी को जिम्मेदारी दे दी जाए। सर आप तो ये बात ना करें, आप तो फिर बिलावल पे बात लेके नहीं, देखिए बिलावल के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो पार्टी नहीं, जो है वो बिलावल साहब आप माशाल्लाह 37, यानी अच्छा, वो मतलब बिलावल पे आप माशाल्लाह कह रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह सुहेल आफरीदी भी कहना चाहिए। 37 साल के हो गए बिलावल साहब के, बच्चे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल कोई दूध पीते बच्चे। आप कह रहे हैं कि वजीर आला की जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी पे नहीं लगानी चाहिए। अब वो देखिए एक तो डॉक्टर साहब, वैसे सर पूरी दुनिया में रूल बदल रहा है, इस एज के लोग जो है हुकूमतें कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं, अल्लाह करे कर जाए, और हम हमारी दुआएं। हम तो वहाँ गवर्नर राज भी लगा सकते थे। आपको भरोसा नहीं है कर जाए से क्या मुराद है? नहीं, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है ना।
डॉक्टर साहब देखिए उन्हें जो सिखाया गया है, कौन डिसाइड करेगा कि उनकी तरबियत है? नहीं ये तो कर लिया है, पीटीआई के यूथ यंग विंग से वो निकले हुए हैं, उनकी तरबियत वो बच्चे हैं जो 2022 में 2002 में जो है वो इमरान खान के ख्वाब देख रहे थे। डॉक्टर साहिबा इन्होंने जो तरबियत हासिल की है इमरान खान साहब से की है। आप इमरान खान की स्ट्रगल देख लें 30 साल और इक़्तिदार देख लें 3 साल, और उनकी इतनी खुदादाद सलाहियत थी कि वो इक़्तिदार की कुर्सी से प्राइम मिनिस्टरशिप से आ, ये अक्ल थी, ये बसीरत थी, ये उनका विजन था। मैं डॉक्टर साहब एक बात अगर आप इजाजत दें तो जो हकीकत है जो हकाइक एक सेकंड में यहाँ पे प्रोग्राम को जो है ना वो कंटिन्यू करूंगी, लेकिन बात फ़कत इतनी है कि अगर हम पीटीआई के भी लोगों को यहाँ पे ले लें, किसी को आप अरेंज कीजिएगा फ़ौरन से, क्योंकि अगर एक पार्टी का मौक़िफ़ आता है तो मेरा ख्याल है कि दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी है, और प्रोग्राम में किसी भी गेस्ट की राय से हमारा मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, हम एहतराम ज़रूर करते। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब देखें कि सोहेल साहब कह रहे हैं कि जी हम धांधली नहीं होने देंगे, हम वेलकम करते हैं उनके इन कमेंट्स को, लेकिन आप स्टेट को धमकी दे रहे हैं, रियासत को धमकी दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं, सियासी जमात को धमकियां दे रहे हैं। यार आप क्या कर लोगे? आप मेरा ख्याल है 2 महीने हो गए शायद इन्हें चीफ मिनिस्टर बने हुए, 2 माह के करीब होने वाले हैं या हो गए। अभी तक आप में इतनी तो सियासी सलाहियतें थी नहीं, इतना तो आपका जो है ना सियासी आप इतने मिच्योर नहीं थे। अभी तक आपकी इमरान खान से तो एक मुलाकात नहीं आप कर सके। आप लड़ लोगे, फौज से भी लड़ लोगे, सियासी जमातों से भी लड़ लोगे, रियासत से भी लड़ लोगे। यार ये ऐसे नहीं। देखिए मैं डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों, मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी है, मेरी उनके साथ दुआ, मैं खुद उनका हिस्सा रहा। मैं नहीं भले ना चाहिए हो चले हम अपनी तरफ से ऑफर कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत में आपको नरम गोशे रखने होते हैं। सबको चोर कह के आपने देख लिया, सबको डाकू कह कर आपने देख लिया, सबको बुरा कह कर आपने देख लिया, सब आपने क्या इल्ज़ामात मौलाना साहब पर आपने डीजल का पर लगाया, उन्हें मौलाना डीजल आप कहते रहे, मौलाना फजल, उसके बाद आपने उनके पैर पकड़ लिए। आप क्या कहते थे? आप मेरी एक सेकंड मैं भूल जाऊंगा। महमूद खान अचकजई के लिए इमरान खान साहब क्या कहते थे? मेरा आपसे सवाल है। वो कहते थे कि जी वो तो लेडीज है, वो तो चादर ले लेता है, लेडीजों की तरह मुंह छुपाए घूमता है, उसमें कौन सी वो क्या कहते थे? चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बनाया पंजाब का, अपनी पार्टी का सरबराह भी बनाया। आज तहरीक इंसाफ का सरबराह इमरान खान नहीं है, सदर जो है चौधरी परवेज इलाही, उससे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। बात ना करें वरना आपकी और आपकी जो और मुस्लिम लीग नून की बातें निकल आएंगी। आप लोगों ने भी बहुत इल्ज़ाम तराशियां की हैं, कभी आप बैन बना लेते हैं, कभी कोई इशू होता है, और अभी जो शुरू में इल्ज़ाम तराशियों की बात की है ना मैंने, वो तो फिर मुंह से निकलना ही फजूल होता है। मैं कहती हूँ कि जो शख्स दुनिया में नहीं है गलत हुआ है। ये तमाम चीजें हम माजी का हिस्सा क्या डॉक्टर साहबा जब से मैं मसाके जमहूरियत से पहले की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ के दरमियान मसाके जमहूरियत साइन हुआ, हेलीकॉप्टर से किसके खिलाफ चीजें नहीं, वो तो पता नहीं कौन से दौर की बातें हैं, वो तो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं मसाके जमहूरियत की बात कर रहा हूँ जो मोहतरम बेनजीर भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में साइन किया था। उसके बाद वो हमारी जमात का एहतराम करते हैं, हम उनकी जमात का, हमारे बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफात होने के बावजूद आपकी पार्टी से ही आवाज आई थी। फिर वही बात है, कितनों का मैं नाम लूं कि जनाब कोई आसमानी अल्फाज थोड़ी हैं कि जिसको बदला नहीं जा सकता। ये भी हमारे जो है वो तारीख में लिखे में जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में हमारी पाकिस्तान के चले सर मैं आती हूँ सर आपके पास, क्योंकि प्रोग्राम में अभी जो है वो मेरा सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। मेरा सिद्दीकी साहब, ओवरऑल अगर मैं तजिया करूँ सारे रवैये का, पहले तो ये बताएं कि वो जो बात इन्होंने की है नौजवान होने की, तो क्या आप समझते हैं कि क्या एक नौजवान में सलाहियत होती नहीं, या उसकी जहनी बालिदगी को चैलेंज किया जा सकता है कि जनाब उसकी तरबियत, या हम उसको कहें कि जनाब वो उस पर काबिल नहीं? तो कोई हमारे पास कोई रिसर्च है इस पे कि किस तरह से किसको लाना चाहिए? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन यकीनन क्योंकि ये भी सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेड हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज़ और बिलावल की हम बात करें तो नाना भी पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी शख्सियत रहा है, एक इंटेलेक्चुअल, फिर वालदा रही हैं, तो एक घर की भी तरबियत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह नवाज शरीफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के भी, तो उसमें और सोहेल आफरीदी में ये डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन जो नैरेटिव उसने बिल्ड
बिल्ड किया है एज ए बीन चीफ मिनिस्टर KPK होने के नाते, वो नजर आता है कि तरबियत की थोड़ी कमी है। जब इंसान चीफ मिनिस्टर लगता है तो वो किसी सियासी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, वो उस सूबे का जिम्मेदार होता है। तो धमकियां तो बेसिकली हमेशा दुश्मन देता है, और किसी सूबे का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बेसिकली वहां अमन कायम करता है। ये तरबियत कहाँ से है? ये फर्स्ट डे से जो उसका एक बेसिक फंडामेंटल नैरेटिव था, यानी कि लीडर्स का, कि जनाब अगर जो है कि डॉलर बढ़ जाए तो जी वजीर आजम चोर होता है, फिर उसी जमरे में आना पड़ा। इसी तरह वो कहेंगे जी अगर इंतखाबात में धांधली हुई तो भाई हु आर यू और देट, आप हैं कौन? आप ऑलरेडी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, सारी की सारी मैकेनिज्म, सारे इदारे आपके अंडर में हैं। अभी तो 27वीं तरमीम की एग्जीक्यूशन हुई है, 18वीं तरमीम के तहत तो सुहेल आफरीदी साहब आप सूबे के कर्ता धर्ता हैं। रह गई बात, ये बात इसमें कोई शक नहीं है, किसी शख्स के बड़ा और छोटा होने के लिए उसके उम्र का ताल्लुक नहीं बनता है, ये तो हमें शरीयत भी सिखाता है। हो सकता है कि वो छोटा जो है वो बहुत ज्यादा विजन रखता हो। विजन एक रखना है कि मुल्क में अमन कैसे कायम होगा, दुश्मनों का मुकाबला कैसे होगा, नैरेटिव इसको बिल्ड करना है। घर के अंदर भी अगर किसी चीज की कमी या ज्यादती होती है तो एक भाई खड़े हो कह दे कि मैं कत्ल कर दूंगा, मैं धमकियां देने लग जाए, तो ये उसके जहनी प्रॉब्लम्स है, तरबियत का मामला है, नैरेटिव है। शायद पीपल्स पार्टी को अपने बिलावल के लिए पाकिस्तान को जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिलावल ने रिप्रेजेंट किया है और पाकिस्तान का एक अच्छा फेस दिया है, तो वो पीपल्स पार्टी का फेस नहीं है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का फेस बनता है, उसकी उम्र जो भी हो, लेकिन आज उसने जो सही मालूम है बलग्राम के वाक़े को, इंडिया के जो चेहरे को बेनकाब किया था, तो शायद मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लोगों को भी अपनी तरबियत की, हिस्ट्री की, अपने लोगों के, अपने लीडर की हिस्ट्री और उनके एसेट्स की जरूरत समझने की है। जैसे सुहेल आफरीदी को है, सुहेल आफरीदी को अल्लाह पाक ने बनाया है, उसे भले से इमरान खान के ऑर्डर पे वो बना है। इतनी तब्दीली हो रही क्यों है? क्योंकि इनके पास कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं अभी तक मिल रहा है। जब भी एक ही टर्नओवर में 4 चीफ मिनिस्टर, चौथा लगा हुआ है, इसका मतलब ये वो चाहते हैं बेहतरी, लेकिन चाहत के लिए इन अल्फाज का चुनाव इन्होंने सीखा किससे होगा? अपने बड़ों से सीखा होगा। ये वही अल्फाज हैं कि जी ब्रिगेड हाउस को, जनाब हेडक्वार्टर्स को रोडों पे जला दिया जाए, हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे हमें। तो ये तमाम अल्फाज का सुनते सुनते एक सियासी कारकुन जो है अपने सीट पर बैठने के बाद वो भूल गया है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं या सुहेल आफरीदी एक तहरीके इंसाफ का कारकुन है। तो ये तरबियत की बात होती है। रेगुलर एक कंडक्टर भी रेगुलर सुबह से रात तक जो बोलता है वो सोते वक्त भी यही बोलता है। तो धमकी देना, लोगों को थ्रेट करना या अपने जोर बाजू और अपनी आवाज को तेज करके, ये कमजोर लोगों का काम होता है जो उसने किया है। आपके पास से बड़ा अच्छा एक पॉइंट आया है बिलावल पे, मैं बात जरूर करूंगी, क्योंकि चलें बहुत अच्छे चेहरा आप दुनिया को दिखा रहे हैं पाकिस्तान का, लेकिन कराची भी देख लेना चाहिए। आगे बात करते हैं। नईम कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप सीनियर साहब हैं प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। नईम कुरैशी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। नईम कुरैशी साहब, इस वक्त सुहेल आफरीदी का चर्चा में नजर आता है, उनकी दबंग तकरीरें और जलसे में खिताब, और फिर जो वहाँ पे इंतजामी अमूर संभालने के लिए फौज को भी तलब किया जा रहा है। ये क्या सिलसिला है सर? आप किस तरह देखते हैं हालात का रुख कहाँ मुड़ने वाला है? देखिए, हालात का रुख तो जाहिर है इस एतबार से कि जब वफाकी हुकूमत किसी सूबाई वजीर आला को तस्लीम नहीं करेगी और जब पहले से ऐलानात कर दिए जाएं कि फला शख्स को चीफ मिनिस्टर कबूल नहीं करेंगे, तो उसके ऐसे ही नताइज निकलते हैं। हमने पहले भी कई बार ये बात कही थी कि वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो सूबाई हुकूमतों को जो है वो काम न करने दें। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जाहिर है कि मुख्तलिफ इलेक्शन होते रहे जिसमें हुकूमती जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो अक्सर फौज तरफ कर लेता है। जहां तक अंदाजे गुफ्तगू है सुहेल आफरीदी साहब का, तो बहरहाल वो नौजवान है, गर्म खून है उनका, वो कई दफा एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो वजीर आला भी है, दो चीजें। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो वजीर आला है, और उन्हें मैंने जैसे अर्ज किया
कि उन्हें एहतियात का दामन दौरान गुफ्तगू नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे बहुत सारे सियासतदानों का अलमिया है कि वो दौरान गुफ्तगू जो है जज्बात का शिकार हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब भी कई दफा जज्बात का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बात से कतई नजर के कोई फर्द वाहिद क्या बात करता है, लेकिन आप अमूमी माहौल देखें कि हमारे बहुत सारे मुखालफिन जो है पीटीआई के, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि चाहे वो मुंतखब वजीर आला हो, चाहे वो 90 सीटों की मेजॉरिटी से बना हो, लेकिन हर शख्स पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाना, हर शख्स को गद्दार करार देना, ये सियासी मबादियात के खिलाफ है। अगर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को साथ, चाहे वो मुखालिफ सियासी जमात के ही वजीर आला है, लेकिन आप देखिए कि उनका रवैया क्या है कि वो वहां अपने जो अपोजिशन है उसके साथ उनका बहुत बेहतर रवैया है। मैं यही तवक्का करता हूं कि वफाकी हुकूमत भी उसी तरह का रवैया अख्तियार करेगी तो हालात आगे चल के बेहतर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सुहेल आफरीदी का ऐसा रवैया है या ऐसा रवैया होगा कि वो मरकजी हुकूमत के लिए कोई बहुत तशवीश का बाइस बनता हो। सर बात तो सिर्फ लफ्ज़ों की है ना, लफ्ज़ अदा होते हैं तो बात जाती है ना। अब तो ये तो आप सभी समझते हैं कि इस वक्त केपी की सूरत हाल जो पॉलिटिक्स के लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव सूबा जा रहा है। बलूचिस्तान में भी अब तो तब्दीली होने की बात हो रही है, तो मुझे पीपल्स पार्टी का रवैया समझ नहीं आता। पहले आज़ाद कश्मीर और अब जो है वो बलूचिस्तान में तब्दीली। लेकिन आप भी ये समझते हैं कि मगरबी बॉर्डर पे जो कशीदगी है उसमें सुहेल आफरीदी का बयान और लफ्ज़ अहमियत रखते हैं, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। जी जी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। मैंने तो पहले कर, देखिए मैंने तो पहले कहा कि कोई भी सियासतदान बशमूल सुहेल आफरीदी अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, अल्फाज के इस्तेमाल में मोहतात होना चाहिए, और बिलखसूस मैं कहता हूं कि हाँ वो चूंकि वज़ीर आला है उन्हें बहुत मोहतात होना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही अर्ज करता हूं कि बार बार एक बड़ी सियासी जमात को, जैसे अभी हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे थे, देखिए किसी इतनी बड़ी सियासी जमात को एक वक्त, ये वक्त सारा पीपल्स पार्टी पे गुजर चुका है। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के जमाने में पीपल्स पार्टी की भी क्या पोजीशन थी। लेकिन एक बड़ी सियासी जमात को एक लेबल लगा देना दहशतगर्दी का, गद्दार का, और ये बात कहना कि जी उन्होंने अपने लीडर से क्या बात सीखी है, ये तो फिर बहुत बात लंबी चली जाएगी। मैं पीटीआई का कोई जाहिर है कि नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन ये है कि अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का किरदार भी कोई बहुत काबिल रश्क नहीं रहा है। और भी अभी जो बयानात आए थे अपने पंजाब के हवाले से और सिंध के हवाले से, वो भी कोई काबिल कबूल नहीं थे। उनके भी लफ्जों का चुनाव कोई बहुत अच्छा नहीं था कि हम अभी सुहेल आफरीदी पे तो बात कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा किसके अल्फाज मुनासिब नहीं थे? आपने किसका फरमाया? सैलाब के बाद जो सिचुएशन उठी थी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो चपकलिश पैदा हुई थी, तो मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज आपको याद होंगे कि पंजाब की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो जी। मैं देखिए मैंने तो बहुत मैं ये समझ रहा हूं, मैंने तो इसी तरफ इशारा किया था। मैंने तो पहले आपसे कहा कि सियासतदान एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, तो उसमें जाहिर है कि चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों या मरियम नवाज साहब हो, मैंने तो तमाम सियासतदानों के बारे में दो जुमले कहे कि एक तो वो एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं जो नहीं होना चाहिए, तो हर सियासतदान को जिम्मेदार रवैया इख्तियार करना चाहिए। और बिल्कुल बहुत सही निशानदही आपने की है खास तौर से कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है उस वक्त वो भी बहुत जज्बाती हो गई थी और उन्होंने कहा था कि जो पंजाब की तरफ उंगली उठेगी उसको उंगली को हम तोड़ देंगे। हालांकि वो एक दो बातें थी जो पीपल्स पार्टी वालों ने की जो इतनी बड़ी नहीं थी जिसपे मरियम नवाज साहिबा को इतना जज्बाती होना चाहिए था। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि तमाम लोगों को एहतियात से काम लेना चाहिए और इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि किसी भी पार्टी को आप मुल्क दुश्मन करार दे दें या किसी को लेबल लगा दें। इसी वजह से देखें, यही वजह है कि पाकिस्तान पिछले 3 साल से सियासी अज़म इस्तेकाम का शिकार है। और मैं कई प्रोग्रामों में आपके हमेशा ये कहता था कि सियासी अज़म इस्तेकाम जब तक खत्म नहीं हो, जब तक मुल्क बेहतर तरक्की नहीं करेगी। और आज IMF की रिपोर्ट ने ये बात साबित कर दी कि जिन खदशात का बार बार हम मुसलसल ये कह रहे थे
कि जनाब करप्शन हो रही है, हमारी मईशत डूब रही है, हुकूमत के दावे गलत हैं। और आज IMF की जो रिपोर्ट है वो कितनी शर्मनाक है, मिन हैसुल कौम हमारे लिए वो एक शर्मनाक रिपोर्ट है। और आप देखिए उन्होंने हमें कैसे थप्पड़ रसीद किए हैं कि आज उन्होंने हमें बाबाए कौम की तकारीर याद करवाई है जो बेशक हम भूल गए। और कायद आजम को भुलाने की कॉन्शियस कोशिश भी इसी दौर में हुई है जब बिल बोर्ड से कायद आजम की तस्वीरें हटा दी गई। ये हमने जगह जगह लास्ट अगस्त में ऑब्जर्व किया था। तो इस लिहाज से सूरत हाल बहुत खराब है। मरकजी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को ये बात सोचनी होगी कि सिर्फ इल्जामात लगाने से या ये कहने से कि जी वो हमने डिफॉल्ट से मुल्क बचा लिया, ये एक गलत बयानिया है और हकीकत से दूर है। हकीकत पाकिस्तान की वही है जो आज IMF ने की और बड़ी बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम IMF की धमकियों की तो बात करते हैं और IMF की वो पेड़ों की भी बात करते हैं जो उन्होंने आज हमें लगा दी है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए इस आज़ाद मुल्क में आपने इस्लामाबाद में IMF का दफ्तर जो खोला हुआ है ना, उसमें आपकी तमाम चीज़ें पहले वहाँ से प्रूव होती हैं, उसके बाद जाती हैं। आप जितनी यहाँ पे आज तकरीरें हुई हैं ना, वो उसको भी ज़रा एनालाइज कर लें कि जनाब कितने आज़ाद हैं आप और कितने आपकी जो है अखराजात किस तरह से हो रहे हैं, ये भी सोचिए इकोनॉमी को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पे ख़ास तौर पे एक बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। आपकी तरफ आते हैं रज़ाक बाजवा साहब। रज़ाक बाजवा साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कितनी जगह पे मैं तारीफ प्रोग्राम्स में कर चुकी हूँ कि वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं, बल्कि इख्तलाफ भी करें तो बहुत मतलब वाकई ठीक तरह से वो कर रहे होते हैं। आप आलमी सतह पे केस, अभी इन्होंने मुझे बताया मेरा सिद्दीकी साहब ने, नौजवान नस्ल बड़ी इंस्पायर हो रही है उनसे कि यार ये भी एक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इमरान खान साहब से जितना मुतासर हो रहे थे हाफिज़ नईम से भी इतना मुतासर होते हैं और बिलावल भुट्टो से भी इतना ही मुतासर हो रही है नई नस्ल। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या बिलावल भुट्टो को कराची की तस्वीर भी कभी दिखाई गई है? उन्होंने तो दुनिया के सामने पाकिस्तान की तस्वीर किया। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी खुद कराची की तस्वीर दिखाना नहीं चाहती बिलावल भुट्टो को, शायद कोई तब्दीली आ जाती। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल, ये कराची शहर बिलावल भुट्टो का होम ग्राउंड है, उनका ये पैदाइशी शहर है, वो इसी शहर में पैदा हुए। उनकी वालदा भी इसी कराची सिटी में ही पैदा हुई थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड है। हमने कब कराची के साथ पीपल्स पार्टी ने कौन से दौर में? कराची होम ग्राउंड है पीपल्स पार्टी का? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं लियारी के कितने ही बच्चों से मिली हूँ। अभी फुटबॉल की टीम आई, बच्चों की 16-17 साल 15-15 साल के बच्चे निहायत परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग। मैं तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस वक्त मेयरशिप भी हमारे पास है और कराची के तकरीबन 50-50 आधे टाउन भी हमारे पास है। 13 टाउन है पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस का सिलसिला तेज करना चाहिए। 45 वाले 47 वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे 47 का कोई इल्ज़ाम नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हम पे हर तरह के इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी पे इल्जाम, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि 47 हमने कब इस्तेमाल किया। मजे की बात ये है जब मैं फॉर्म 45-47 की MQM से बात करती हूँ तो मौजूदा MQM से तो खामोश हो जाते हैं। नहीं, उन्होंने तो इस्तेमाल किया है ना। एक चीज हमने एक मेडिसिन हमने खाई नहीं है तो हम उसको कैसे मान लें कि वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं राज से बात करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे जो है वो रिजवान खानजादा भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें साथ लेके चलते हैं। रिजवान खानजादा साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान खानजादा साहब, क्या ये बातें तमाम पार्टीज की तरफ से उठ रही हैं? आपकी पार्टी को वैसे ही मसाइल का सामना है, लीडरशिप आपकी जेल की सलाखों के पीछे है, उसमें सुहेल आफरीदी का रवैया सबको खटक रहा है, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर साहब, किस चीज का रवैया है? सुहेल आफरीदी ने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा क्या कह दिया है कि जो खटक रहा है? सुहेल आफरीदी ने ये तो नहीं कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। सुहेल आफरीदी ने जो है वो मुल्क के फौजी असासों की जो है इंक्वायरियां तो गैर मुल्कों को नहीं बेच दी हैं। सुहेल आफरीदी ने जो है वो ललकारा तो नहीं है, बगावत का ऐलान तो नहीं कर दिया। ऐसा क्या कर दिया सुहेल आफरीदी ने कि मीडिया ने पूरा तमाशा खड़ा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया, मुझे बताएं ना जरा।
मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप देखें कि एक ही पार्टी के दो लोग एक पेज पे नहीं है। एक कहता है कि जी बिल्कुल सही है कि तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब ने गलत कहा है, दूसरा कहता है क्या कहा। यानी कि क्या मतलब है कि यहाँ इंडियन मीडिया बैठ के धमकी दे रहा है, हम धमकी दे रहे हैं तो मसला नहीं है, यहाँ बॉर्डरों के हालात ख़राब हैं, हम ये कोई मसला नहीं है। जिस टाइम पर आपके बॉर्डरों के अंदर आपकी ईरानी बॉर्डर ख्वारजी हिंदुस्तान ने हर तरफ से हमला किया हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल ओपन धमकियां दी जा रही हैं, कराची में ब्लास्ट होगा, इधर ब्लास्ट होगा, उस वक्त में किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर भी अगर हुकूमत को धमकी दे, खुद हुकूमत होकर के, और उस पर अगर हम ये बात करें कि जी हमने क्या किया है, कम से कम मैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इस टाइम पर एक साथ एक पेज पर रहना जरूरी है। अमन कायम करने के लिए जो खराबियां हैं उनकी निशानदेही करवाएं, जैसे तमाम सियासी लोगों की जमहूरियत का मामला है। लेकिन धमकी के साथ अगर एक चीफ मिनिस्टर भी बोलेगा, वो भले बिलावल बोले, वो भले केपीके का बोले, या वो पंजाब का बोले या सिंध का बोले, कोई भी शख्स इस तरीके का जो नैरेटिव करेगा, चीफ मिनिस्टर एज ए सूबे का 18वीं तरमीम अभी भी मौजूद है, वो उधर का करता धरता बाप है एक सूबे का, तो वो भी धमकी लगाएगा। रिजवान के पास आ जाती हूँ। रिजवान, मतलब एक सूबे के मिनिस्टर में और एक पार्टी के रहनुमा में फ़र्क होता है ना। जब आप मिनिस्टरशिप पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें में आप धीमे लहजे में तो कह सकते हैं, आपको कानून नाफिज करवाने वालों पे खुद से तवज्जो देनी चाहिए अपने दफ्तर में बैठ के, ना कि जलसे जुलूसों में आप इस किस्म की बातें करें। आप क्या देखें डॉक्टर साहबा, बात यह है कि हमें कोई सबक ना पड़ा है आइन और कानून का, जितने आइन और कानून की पामाली इस मुल्क में इस वक्त हो रही है। हमें अंदाजा है जो हालात पीटीआई पे गुजर रहे हैं वो अल्लाह ना करे किसी और पे गुजरे। बाकी बात रही धमकियों की, अगर हमारे साथ इमरान खान की बहनों को घसीटा जाएगा, लोगों के कपड़े उतारे जाएंगे, छापे मारे जाएंगे, घरों में गिरफ्तारियां होंगी, एनआरओ हम क्या लेंगे, एनआरओ जिन्होंने लिया होगा उनको पता होगा कि एनआरओ कैसे लेके कौन 10 साल के लिए भाग गया और क्या हो गया। इमरान खान साहब तो खड़ा है, बात धमकी की नहीं है, बात धमकी, बात सीधी सीधी बात यह है कि जी जुल्म करोगे जुल्म होगा, नाजायज करोगे नाजायज होगा, ज्यादतियां करोगे अब बर्दाश्त नहीं होगी, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, जो कर सकते हो कर लो। तो सर वो जो पिछले साल इस्लामाबाद में हुआ, क्या आप समझते हैं कि वो खुदा फिर आएंगे नवंबर में, फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको कल पूरा मुल्क बंद करके दिखाएंगे, फिर नवंबर में दोबारा धरना देंगे और मंगल को फिर अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। जिसको रोकना है रोक के दिखाए, रोक सके वो तो रोक लो। हमारे की पॉलिसी आई है सवाल से कि पिछली दफा जो लोग लीड कर रहे थे, आप बुशरा बीबी भी थी, और ये इनकी कहीं से कोई बात होगी, और अमीन अली गंडापुर थे। देखिए जी, पार्टी की पॉलिसी डॉक्टर साहबा सिर्फ क्लियर है, इमरान खान की पॉलिसी चलेगी, इमरान खान कहेगा वही पॉलिसी चलेगी, उसके अलावा किसी की कोई पॉलिसी नहीं है। पार्टी की एक ही पॉलिसी है, ज्यादती करोगे जवाब देंगे, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं, मैं टेक्निकल बात पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएं कि कोई तो होगा ना कि आप खान साहब की बहन जो है उनकी सरबराही में ये सब कुछ होगा, शिबली फराज साहब हैं या जनाब आपके जो आपके अभी मौजूदा चेयरमैन है, कौन ये इस वक्त के तमाम फैसले कर रहे हैं? देखिए जी, पूरी इस वक्त जो हमारे वर्कर हैं, वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमारे कारकुन हैं, उनका अलीमा खान साहिबा पर एतमाद है। अच्छा। बाकी हम तंजीम हैं, हम तंजीम के साथ हैं, पार्टी है, लेकिन हुक्म इमरान खान साहब का है। इमरान खान आज कह दे खामोश, कोई पानी का पत्ता भी नहीं हिला सकता यहाँ पर, इमरान खान का हुक्म चलेगा। पार्टी जो कराची में पार्टी आपकी मुत्तहिद है, कराची में, सिंध में, आप ये समझते हैं कि सब लोगों को अलाइन करके आप लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, अली मादिल शेख सिंध के सदर है और पूरी पार्टी एक पेज के ऊपर है हमारे। कल हमारा आपका देख ले, कल हमारी जो है वो तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो है हमने एहतजाज की कॉल दी है। आपको एक एक वर्कर जो है अली मादिल शेख के नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि सिंध की क़यादत आपकी मजबूत है, और सिंध की क़यादत जो है वो आगे अगर नवंबर में इस किस्म की कॉल होती है, उसमें अमल दरामद होता है, तो आप लोग आएगा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अली मादिल शेख सिंध के सदर हैं और हर वर्कर उनका उन पर भरोसा है। और नवंबर की कॉल क्या, अगर कल भी कॉल होगी तो आपको नजर आएगा, पूरा सिंध बंद नजर आएगा कल इंशाअल्लाह। सर ये जो हमें चले सिंध वाली आपको पॉलिसी आपने बता दी, ये जो आप नवंबर में बात करें डी चौक की, इसकी कोई पॉलिसी बनी है? क्यों जा रहे हैं, क्या वजूहात है?
ये हम आपको 3 दिन बाद बताएंगे। ठीक है सर, चलिए जनाब आपकी तरफ आते हैं। मेरा सिद्दीकी साहब, आप पहले बात कर लीजिए कि तमाम चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि इस वक्त जो मामला है, कुछ तो है क्या? आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी पार्टी के साथ जाती हुई है, जैसे मैंने कहा प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, स्क्रिप्ट लिखा गया है। MKM वाले कुछ रहनुमा, नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे प्रोग्राम में आके वक्फे में जब बात हो रही थी तो मेरे हाथ पे उन्होंने निशाना दिखाए कि हमने ये बर्दाश्त किया है, वो मैं आपको क्या अभी ऑन स्क्रीन बताऊं। फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल हमें आपके जिस पार्टी के साथ विक्टिमाइजेशन तो बिल्कुल सही है, जिस पार्टी के साथ ये हुआ है, आप ये देखें कि अगर इन अल्फाज का चुनाव हम करते हैं कि हम पाकिस्तान बंद कर देंगे, ये कौन शख्स कहता है? ये नहीं, पाकिस्तान नहीं, अभी जो है पाकिस्तान बंद कर देंगे, हमें इमरान खान का हुक्म चाहिए। मुझे ये बताइए, ये जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जहां पर कोई आइन का हुक्म नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कानून का हुक्म नहीं चाहिए, आपको किसी शख्सियत पर है। देखिए, शख्सियत पाकिस्तान नहीं है, कई लोग आए, कई लोग चले गए। ये सही हुआ है कि ये 27वीं तरमीम के तहत जिस तरीके से वफाक पाकिस्तान है, अगर सूबा अपने नारे लगाएगा, सिंध अपने नारे लगाएगा, पंजाब अपने नारे लगाएगा, KPK अपने नारे लगाएगा, तो फिर पाकिस्तान कहां जाएगा? हमें एक पाकिस्तान की जरूरत है। इसके लिए हर वो शख्स जो इस लेवल की बात करेगा, ये पहले भी बहुत धमकी दे चुके हैं। जिस पार्टी ने धमकी दी है, मुझे बताएं, जिस पार्टी ने भी ये काम किया है, तो क्या ये पाकिस्तान में फौज नहीं है? अभी फील्ड मार्शल आसिम मनीर यहां मौजूद है। नहीं हो रहा है। मैं आपसे अगर लॉजिकल बात पूछूं, रिजवान बात कर रहे हैं, PTI पे बहुत तनकीद होती है, ठीक है, लेकिन आप भी बताएं कि जिस पार्टी का लीडर जेल की सलाखों को, अरे बाबा चोरी के केस में क्या सर देखें, नहीं इसमें नहीं, 27वीं केस हो गया ये। अरे बाबा वो 4 केसों में उसको सजा हुई है, डॉक्टर साहब, चारों चोरी के केस। मैं जिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात बता रही हूँ, वो आप इस नस्ता पे पहुंचे। नहीं मैडम, आप बताएं ना कि ये तो सबके साथ। मैडम देखें, यूथ ने 67% यूथ है, सजाएं दी है इमरान खान। मैं माजूद साहब, अगर ये किस नहीं, मैं लोगों की बात कर रही हूं। इमरान खान के लिए देखें, इस पाकिस्तान की 67% यूथ ने पूरा एतमाद दिया, 2018 में वोट डाला। यूथ इंतजार कर रही थी कि वजीर आजम हाउस किसी तरीके से, 3 साल का टाइम मिला, वजीर आजम हाउस आपका यूनिवर्सिटी बन जाता, आपके पास डॉलर के रेट कम हो जाते हैं, आपका IMF खत्म हो जाता, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज मैंने कहा ना, पीपल्स पार्टी को लोग लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, बिलावल अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तो नौजवान करते हैं। हमें तहरीके इंसाफ से नौजवानों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। आप देखें क्या कराची के लोगों ने इनकलाबी काम नहीं किया, 30-35 साल के उनसे जो यहां मौजूद थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया है, किसको वोट डाला है। उसके बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे कि कराची कहां गया, कराची के रोड कहां गए, कराची के नौजवान कहां गए, आप वही कहेंगे कि इमरान खान का हुक्म नहीं। अगर इनको इस दरमियान में नहीं, आपके यहां आप कह रहे हैं सिंध बंद होगा। अच्छा मुझे बताएं, गवर्नर नहीं था PTI का? PTI के गवर्नर था, कंफर्म करने थे। इन्होंने अभी बीच में एक बात कही थी कि सिंध बंद होगा, एहतजाज की कॉल होगी, हो गई है प्लानिंग आपकी? बिल्कुल हो गई है। अच्छा, तो बिल्कुल हो गई है, सिंध बंद होगा। और मेरे भाई जो ये कह रहे हैं ना कि जी इमरान खान ने क्या किया, तो ये जो मेरा ख्याल है इनका ताल्लुक मुझे नहीं पता कि आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया कौन साहब है ये। सर एक पीपल्स पार्टी से हमारे सर रज़ाक बाजवा साहब, आपके रज़ाक बाजवा साहब को पता होना चाहिए कि 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है। आपकी भी 17 सालों से ना KPK मेरी बात मुझे बात मुकम्मल करने दें, आप मुझे बात मुकम्मल करने दें, सरहद में कौन आप सी मुझे बात मुकम्मल करने दें, आप मुझे बात कराची बंद करने की बात कर रहे हो, खाली मुझसे गुलशन इकबाल बंद करके दिखा देना, आप कोई मोहल्ला कोई UC बंद करके। अरे मेरे भाई मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। नहीं, आप अगर इस तरह बात करेंगे तो फिर मैं आपको ही बात नहीं करने दूंगा। फिर आपको तमीज नहीं है कराची बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा। सर मैं आपको बात करने की तमीज नहीं है। कराची क्या बंद करोगे? UC बंद करके दिखाना, मैं टीवी चैनल पे जाके छोड़ दो। आप 47 की पैदावार हो यार, आप 47 हार गए, आप लियारी हार गए, आप केमाड़ी हार गए, आप मलिर हार गए, आप क्लिफ्टन हार गए। जो बात करें, लीडर की बात में जरूरत है, लीडर की बात करें सर, गलत हो जाएगा। 2 पुलिस वाले देखकर तो आप लोग भाग जाते हो। सर लीडर की बात, कराची बंद करोगे। आप लोग बड़े परेशान हैं हमसे। पार्टी थी क्यों पुलिस वाले फांसियां खाई, जिन्हें
हमने अपनी 2 चेयरमैन बनवाए। लीडर अभी मैं उसको क्या कह दूंगा टीवी सर प्लीज बड़े बहादुर हो तुम लोग, जानते हैं, मत करो मेरे से बातें बहादुर पने की। बाजवा साहब मुझे रिजवान से क्या बहादुर रिजवान बातें कर रहा है, कराची बंद कर देंगे, मौकफ लेने दे। कराची तो वो बंद नहीं कर सकते जिन्होंने कराची में 30 साल राज किया। रजाक बाजवा साहब मैं आपका माइक 2 मिनट बंद कर दूंगी, मुझे वो रिमोट पे मुझे उनसे बात करने दीजिए जी। आप रिजवान कंटिन्यू कीजिएगा। देखें जी, बात यह है कि जब इनको बात करने की तमीज ही नहीं है तो आप चैनल पे इनको बिठा के आप बता रही हैं, इन्हें पहले तमीज सिखाएं। ये क्या बताएंगे पीपल्स पार्टी के बारे में मेरे को? मैं इनका पोस्टमार्टम पूरा पीपल्स पार्टी का जरदारी से लेके फलियार तक का करूंगा। करप्शन तुम्हारे जड़ जड़ के अंदर फंसी हुई है, यूसी और टाउन और तुम्हारे पास है, मेयर तुम्हारा करप्शन के अंदर है। तो ये भुट्टो के आइन को तुमने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुम एस्टेब्लिश की बी टीम, पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बना दी है आप लोगों ने। चोरी के केस में इमरान खान, चोरी के केस में जरदारी किसमें था? न्याज के केस में था जरदारी किसमें, कौन से केस के अंदर बंद था? फरियाल कौन से केस में बंद थी? अनवर मजीद कौन से केस के अंदर बंद था? तो ये आपके ये लैंड ग्रेबर कराची के अंदर जो हफ्ता बत्ता जमीनें कब्जा कर रहे हैं, ये कौन है? ये पीटीआई के लोग हैं। ये पूरा निजाम आपका चोर बना हुआ है। आपने करप्शन के गढ़ में तावीज क्या गाड़े होंगे? आपने तमगे हासिल करनी है। पीपल्स पार्टी ने गली गली गटर से उबल रही है, एक एक यूसी आपकी गटर दिखा रही है, रोड आपके कराची के टूटे हुए, मेयर कराची के पास आपके पास अरबों रुपए की करप्शन है। आप बात करते हैं लियारी की, केमाड़ी की, फला की, नाजमाबाद की, गुलशन इकबाल की, आप क्या बात करेंगे? कराची से कश्मीर तक मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कितने गड़े काटे, कितने आपने झंडे काटे। आप इमरान खान के बारे में बात करेंगे? आपकी औकात है बात करने की इमरान खान के बारे में? आपकी औकात है इमरान खान के बारे में बात करेंगे? आप अपनी औकात को देखें। आप जरदारी चोर की पार्टी के लोग हैं और आप बात करते हैं इमरान खान की बात करेंगे। के बराबर नहीं है इमरान खान के, आप बात करेंगे इमरान खान की। आपकी ये शक्ल है इमरान खान के बारे में बात करने की? आपका कद है इमरान खान के बारे में बात करने का? आपका मुंह नहीं है इमरान खान के बारे में बात करने का। आपने भुट्टो के आइन का वो हाल किया, आपने भुट्टो के आइन का वो हाल किया कि आप सोच नहीं सकते हो। आपने भुट्टो के आइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप बात करेंगे जमहूरियत की, पाकिस्तान की के आइन की, जो आपने हाल किया है भुट्टो के आइन का, वो आपको भुट्टो अपने मजार से, अपनी कब्र से आपको बदवाएं दे रहा होगा। मोहल्ला बंद नहीं कर सकते हो आप कहां से आगे भुट्टो की पार्टी, बुज़दिल तरीन लोग। आप भुट्टो के वाले से भुट्टो की पार्टी लैंड माफिया, लैंड ग्रेबर, मनशा अप्रोच, गुटखा मावा बेचने वाले। लेकिन किसी भी लीडर के खिलाफ बात करना, सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। हर किसी के लिए जो लीडर होता है उसकी एक पॉलिसी होती है, उससे एक मोहब्बत होती है, जज्बाती वाबस्तगी होती है। बात फ़कत इतनी है कि एहतराम कीजिए, एहतराम लीजिए। और जहां पाकिस्तान और कराची की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है लोगों के जज्बात इसलिए भी आगे आ रहे हैं कि इस वक्त जो पूरी सूरत हाल है, कराची वाला समझता है कि चीज़ें बेहतर हो जाए, लिहाजा वहाँ पर बात ज़रूर आती है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया कि वो आज मेरे प्रोग्राम में आए, मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।